सबसे पहले परिभाषा से शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब क्या होता है? धन होता है। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन होता है। शास्त्र का मतलब क्या होता है? सिद्धांत होता है। यानी जो धन से संबंधित जो सिद्धांत होता है, जो धन से संबंधित सिद्धांत की क्या करता है? व्याख्या करता है, उसे हम क्या अर्थशास्त्र कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। आइए दूसरी परिभाषा देखते हैं। अर्थव्यवस्था, यहाँ पर क्या था? अर्थशास्त्र था, यहाँ पर क्या है? अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर देखिए धन है, इसमें नागरिक होते हैं और संसाधन होता है, संसाधन का आवंटन होता है। किसके लिए होता है? कल्याण करने के लिए। किसका? नागरिकों के। अब इसको हम परिभाषा बनाते हैं, यानी संसाधनों का, किसका? संसाधनों का नागरिकों को आवंटन, संसाधनों का नागरिकों को आवंटन इस प्रकार से किया जाए जिससे नागरिकों का अधिकतम कल्याण हो सके, नागरिकों का अधिकतम कल्याण हो सके, जिसमें धन की केंद्रीय भूमिका होती है। किसका? धन की, जिसमें क्या? धन की केंद्रीय भूमिका होती है। जब यह किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ जाता है, जब किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ जाता है तो उस क्षेत्र की, इसे क्या? अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे यदि यह भारत से जुड़ता है, भारत के क्षेत्र से जुड़ता है तो इसे हम क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था कहेंगे। आगे चलते हैं, तीसरी परिभाषा देखेंगे तो धन के चारों ओर चलने की व्यवस्था को क्या है? अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहें? अर्थव्यवस्था कहते हैं। धन के चारों ओर जो व्यवस्था जो चलती है उसको क्या है? अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था में मुख्यतः कुछ समस्याएं होती और समस्याएं दो मुख्य रूप से होती। एक तो संसाधनों का अभाव होता है। भारत के पास क्या है? संसाधनों का अभाव है। जनसंख्या तो बहुत है लेकिन संसाधन उतना नहीं है। अच्छा, तो संसाधनों का जो अभाव है तब इस अभाव को दूर करने के लिए आयात करते हैं, दूसरे देशों से क्या कर? आयात, इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीदते हैं, कि खरीद करते हैं। ठीक। दूसरी समस्या ये होती है कि संसाधनों के उचित आवंटन की समस्या होती है, कि संसाधनों को किस प्रकार से उसे सही तरीके से लोगों के बीच वितरित किया जाए, कहाँ कितना आवंटन करना चाहिए। सरकार इसमें सुधार करती रहती है। उत्पादन के कारक या संसाधन, देखिए यहाँ पर उत्पादन के कारक या संसाधन, उत्पादन के संसाधन। जैसे हमें अगर एक फैक्ट्री खोलना, हमें क्या खोलना है? एक फैक्ट्री खोलना, तो हमें कुछ चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए यदि हम एक पंखे की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, किस चीज़ की? एक फैक्ट्री की, एक पंखे की फैक्ट्री खोलना चाहते थे तो हमें क्या क्या चीज़ जरूरत होगी? हमें श्रम की ज़रूरत होगी, हमें लेबर की ज़रूरत तो होगी ही उसके लिए, फिर उसके लिए हमें पूंजी की भी ज़रूरत होगी। ठीक है, श्रम भी व्यवस्था हो गया, पूंजी की भी व्यवस्था हो गई। अब तीसरा चीज़ हम कहाँ पर खोलेंगे? उसके लिए हमें कहीं भूमि भी चाहिए, हमें क्या चाहिए? भूमि भी चाहिए। और एक इंसान जो है वो क्या है? उद्यमशीलता, यानी वो रिस्क जो ले रहा है उसको हम क्या कहेंगे? उद्यमशीलता। उसको क्या कहेंगे? उद्यमशीलता। तो अब हो गया ये हमारा 4 संसाधन हो गए। क्या हो गए? 4 संसाधन हो गए। तो भूमि जो है प्राकृतिक संसाधनों का समूह कह सकते हैं इसे हम क्या कह सकते हैं? प्राकृतिक संसाधनों का समूह कह सकते हैं। इसे प्राकृतिक संसाधनों का समूह क्यों कहा जा रहा है? जैसे मान लीजिए यदि हम पंखे की फैक्ट्री ना लगा करके हम फसल उगा रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ भूमि थोड़ी नहीं चाहिए, उसके लिए हमें क्या? सूर्य चाहिए, पानी चाहिए। तो इसलिए इसको क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का समूह कह देते हैं। श्रम, जो श्रम करेगा, यानी वो क्या कर रहा? आर्थिक हित को पूरा करने के लिए किया गया मानवीय प्रयास। जो पूंजी होता है, पूंजी सिर्फ क्या है? पूंजी में सिर्फ हमें पैसे ही नहीं चाहिए, हमें धन भी चाहिए और प्लस क्या? टेक्नोलॉजी भी चाहिए, हमें दोनों चीज़ चाहिए। अब जो उद्यमशीलता होता है, उद्यमशीलता ये क्या है? एक जोखिम लेने की प्रवृत्ति, इसमें रिस्क भी तो होती है, क्योंकि एक इंसान जब बिजनेस करता है तो उसमें क्या? रिस्क भी होती है, उसमें क्या है? रिस्क होती है। अब देखिए ये आय, इन चारों की कुछ आय भी तो मिलता होगा, क्योंकि चारों क्या है? श्रम से, उद्यमशीलता से जुड़े हुए हैं। तो इनको आय के रूप में क्या क्या मिलता है? भूमि को आय किराया के रूप में मिलता है, जहाँ भी पंखे की फैक्ट्री खोलेंगे उसका कुछ ना कुछ किराया तो देंगे ना, तो उसको क्या? किराया मिल रहा है, किराया या फिर लगान मिल रहा है। श्रम को क्या मिलता है? मजदूरी मिलता है। क्या मिलता है? मजदूरी मिलता है, या फिर इसको हम पारिश्रमिक भी बोल सकते हैं। जो पूंजी है, धन
है उस पर हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। जैसे मान लीजिए हमें एक बैंक से क्या है, पूंजी लिए हैं, तो निश्चित रूप से हम उसको क्या ब्याज देंगे। उद्यमशीलता यानी जो एंटरप्रेन्योरशिप या फिर जो बिजनेस, अगर साधारण भाषा में अगर आप समझें, जो बिजनेस किया है उसको क्या होगा, लाभ होगा, उसको क्या है, लाभ होगा। अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या, अभी हमने देखा अर्थव्यवस्था मुख्यतः दो समस्या होती है, एक संसाधनों का अभाव होता है, दूसरा उचित आवंटन की समस्या होती है। तो एक तो जो संसाधनों का अभाव है उसको तो हम आयात करके पूरा कर ले रहे हैं, लेकिन जो वितरण की उचित आवंटन का है उसको सरकारें जो होती है देखती हैं और देख करके कहाँ पर कितना वितरित करना चाहिए उसको वितरित करती हैं। अब यहाँ पर देखेंगे अर्थव्यवस्था में कुछ केंद्रीय समस्या क्या क्या। केंद्रीय समस्या होती क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए। दूसरा सवाल उठता है कैसे उत्पादन किया जाए, और तीसरा सवाल होता है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए मतलब क्या के अंदर जैसे हुआ फूड, हेल्थ, एजुकेशन, मतलब इसे और भी चीज़ें हैं, इनमें से मतलब क्या हम किस चीज़ का प्रोडक्शन करें, किस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करें, कैसे उत्पादन किया जाए, यानी पूंजी गहन किया जाए यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड केवल किया जाए, या फिर श्रम गहन किया जाए। श्रम गहन का मतलब जिसमें श्रम की अधिकता हो, पूंजी गहन का मतलब होता है जिसमें पूंजी की अधिकता हो। ठीक है, अब हम सवाल एक हैं कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। उत्पादन तो करना है, क्या कैसे तो हो गया, लेकिन किसके लिए उत्पादन किया जाए। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर से इसको जानेंगे, यानी क्या संरचना, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, जनसंख्यांकीय संरचना से इसको हम जानेंगे। कैसे जानेंगे, जनसंख्यांकीय संरचना। जैसे हमारे देश में युवाओं की जनसंख्या अधिक है, युवाओं की जनसंख्या अधिक है, तो इस टाइम हमें क्या ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है। किस चीज़ की, एजुकेशन की ज़रूरत है, मोबाइल की ज़रूरत है, गैजेट्स की ज़रूरत है, जो आज उनके लिए क्या यूजफुल है। लेकिन मान लीजिए अगर हमारे देश में 60+ ज़्यादा हैं, 60+ वाले, तो उन्हें क्या हेल्थ की ज़रूरत है, उन्हें किस चीज़ की, हेल्थ की ज़रूरत है। यानी तो हमें किसका उत्पादन करना चाहिए, हेल्थ का ज़्यादा करके उत्पादन करना होगा। किसके लिए उत्पादन करना होगा, बुजुर्गों के लिए, ओल्ड एज के लिए, ओल्ड एज लोगों के लिए करना होगा, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा हेल्थ की समस्या होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के देखा जाए तो 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 3 प्रकार होते हैं। एक अंतर संबंधों के आधार पर होता है, यानी इंटर रिलेशन के आधार पर होता है। दूसरा देखें तो संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर होता है। और तीसरा यदि हम देखें तो ये विकास की अवस्था के आधार पर होता है। किस आधार पर, विकास की अवस्था के आधार पर। तो हम सबसे पहले देखेंगे अंतर संबंधों के आधार पर। अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की होती है, एक खुली अर्थव्यवस्था, दूसरी हो गई बंद अर्थव्यवस्था। कौन, खुली अर्थव्यवस्था, दूसरी बंद अर्थव्यवस्था। दूसरा हो गया संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर। किस आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। विकास की अवस्था के आधार पर देखेंगे तो 3 प्रकार की होती है। हम लोग कहते हैं ना, ये देश विकसित है, ये देश विकासशील है, तो उस विकास की अवस्था के आधार पर यदि हम देखें तो 3 हो गया। एक अल्प विकसित होता है, विकासशील होता है और विकसित अर्थव्यवस्था होता है। अभी हमने पीछे संक्षेप में देखा कि अंतर संबंधों के आधार पर यानी इंटर रिलेशन के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने 2 प्रकार थी, एक ओपन इकोनॉमी यानी खुली अर्थव्यवस्था, दूसरी थी बंद अर्थव्यवस्था। अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जो ओपन इकोनॉमी होती है, यहाँ पर आयात निर्यात की स्वतंत्रता होती है, यानी आयात और निर्यात होता है, यानी ये एक देश है, एक दूसरा देश है। यहाँ क्या है, यहाँ से वस्तुएं यहाँ पर खरीदी जाती हैं और यहाँ से बेची जाती हैं, और यहाँ भी जो इनको आवश्यकता वो इस देश से खरीदते हैं और इनको जो आवश्यकता वो इस देश से खरीदते हैं, यानी आयात निर्यात की स्वतंत्रता होती है। दूसरा ओपन इकोनॉमी का क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पर आवागमन का समर्थन करती है, यानी जो संसाधनों का जो आवागमन है उसका क्या समर्थन करती है। तीसरा क्या इसका विशेषता है कि उदारवादी नीति का पालन करती है। किस नीति का, उदारवादी नीति का पालन करती हैं। जबकि वहीं पर आपका क्या क्लोज इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी यानी इसका नाम ही बंद अर्थव्यवस्था, यहाँ पर पूर्णतः क्या प्रतिबंधित होता है। यहाँ पर क्या है, पूर्णतः प्रतिबंधित, ना आयात करेंगे और ना निर्यात करेंगे, दोनों यहाँ पर बंद होता है। ये संरक्षणवादी की प्राथमिकता देती है।
किस चीज़ को प्राथमिकता देती हैं? संरक्षणवादी को प्राथमिकता देती हैं और इसको आदर्श स्थिति माना जाता है। इसको कैसी है स्थिति माना? आदर्श, जबकि संभव नहीं है अगर देखा जाए, क्योंकि किसी भी देश में सब कुछ उत्पादन हो हर वस्तु का, ये जरूरी नहीं है। अब आते हैं हम संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर देखेंगे। संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर संक्षेप में हम देखे थे कि 3 प्रकार होता है, एक समाजवादी, एक पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी में देखेंगे तो इसका जो स्वामित्व होता है सरकार के नियंत्रण में होता है। इसका जो स्वामित्व होता है सरकार के पास होता है, नियंत्रण सरकार करती है। स्वामित्व तो सरकार के पास होता है, नियंत्रण भी सरकार करती है, कीमतों का निर्धारण भी सरकार करती है। यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो कीमतों का निर्धारण कौन करता है? सरकार करती है। और ये उत्पादन किस लिए करती है? नागरिकों की आवश्यकता के लिए। किसके लिए? नागरिकों की आवश्यकता के लिए। ये नागरिकों के जन कल्याण के लिए काम करती है। समाजवादी में अर्थव्यवस्था में नागरिकों के जन कल्याण का कार्य करती है और इसमें प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। यहाँ पर क्या है? प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। लेकिन वही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यदि हम देखें तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है डिमांड और सप्लाई के आधार पर होता है। डिमांड और सप्लाई के आधार पर ये निजी क्षेत्र होता है। निजी क्षेत्र जो भी है तो इसका मतलब ये अधिकतम लाभ के लिए अपने काम करेगा। इसमें अहस्तक्षेप नीति का पालन करता है। 21 नीति का पालन करता है, अहस्तक्षेप नीति। अहस्तक्षेप नीति को दिया किसने था? एडम स्मिथ ने दिया था। किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। इसको मुक्त अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मुक्त अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं? मुक्त अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर आया मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में सरकार भी होती है और प्लस निजी क्षेत्र भी होता है, यानी सरकार की भूमिका सीमित होती है। सरकार की भूमिका सीमित होती है और निजी क्षेत्र को उत्पादन की क्या स्वतंत्रता दे दी जाती है कि आप स्वतंत्र हैं, आप उत्पादन कीजिए। यहाँ पर बाजार प्रतिस्पर्धा भी होता है और दूसरा जन कल्याण भी होता है, यानी जो निजी क्षेत्र वो बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहा अपनी वस्तुओं के बेचने के लिए और अच्छे से अच्छी क्वालिटी भी बनाने की कोशिश। और दूसरी तरफ जो वंचित लोग हैं उनको सरकार क्या है? जन कल्याण उनका कर रही है, उनको भी उपलब्ध कराती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में नियामक होता है, रेगुलेटर होता है। जिस तरह समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से सरकार का कंट्रोल होता है, यानी नियामक कौन है? सरकार। लेकिन पूंजीवादी में कोई नियामक नहीं है, केवल अधिकतम लाभ के उद्देश्य से यहाँ पर कार्य हो रहा है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में यहाँ पर रेगुलेटर होता है, यानी सरकार रेगुलेटर का भी कार्य करती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था प्रॉपर क्यों नहीं है, क्यों नहीं होनी चाहिए। या समाजवादी अर्थव्यवस्था सरकार जो उत्पादन करती है, मान लीजिए एक फैक्ट्री उसने लगाया, वो उत्पादन कर रही है, ठीक है, उत्पादन करेगी तो कोशिश करेगी कि लाभ भी कमाया जाए। लेकिन ये समाजवादी अर्थव्यवस्था इसलिए लाभ कमाएगी नहीं, तो उत्पादन तो की प्लस कल्याण कर रही है, यानी समझिए फ्री में बांट दे। अगर फ्री में बांट दे इसका व्यय क्या है? अधिक होगा। अब व्यय अगर अधिक होगा तो निश्चित रूप से आगे चल कर क्या आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि इसको चलाने के लिए पूंजी भी तो चाहिए और पूंजी जब तक लाभ नहीं मिलेगा तो फिर इस फैक्ट्री को चलाना क्या है? संभव नहीं आगे होगा। इसलिए जो सरकारें होती उत्पादन और प्लस कल्याण अगर दोनों काम कर रही हैं तो उनका जो व्यय होता है, उनका जो खर्च होता है वो बढ़ जाता है। इससे देश में आर्थिक संकट आने की संभावना रहती है। इसलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था को लागू नहीं किया गया। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से उत्पादन होता है। प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से उत्पादन होता है। ये कच्चा माल का स्रोत होता है। जो प्राथमिक सेक्टर होता है वो किस चीज़ का स्रोत होता है? कच्चा माल, रॉ मटेरियल का सोर्स होता है। जैसे कृषि एवं संबंध क्षेत्र कह सकते हैं। जो द्वितीयक क्षेत्र होता है इसको हम विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र? विनिर्माण क्षेत्र। यहाँ पर क्या? यहाँ पर कच्चा माल तो चाहिए और प्लस क्या है? टेक्नोलॉजी भी चाहिए। कच्चा माल और प्लस टेक्नोलॉजी को जोड़ करके हम विनिर्माण क्षेत्र
बनाते हैं। विनिर्माण क्षेत्र में क्या वैल्यू एडिशन होता है, यानी मूल्यवर्धन होता है। जैसे एक हेलीकॉप्टर है, एक स्टील, एक देश के पास स्टील है, उसने हेलीकॉप्टर बनाया, और दूसरा उसके पास भी स्टील है, तो उसने क्या सेफ्टी पिन बनाया। दोनों के पास का स्टील था, लेकिन इसने सेफ्टी पिन बनाया 1 लाख, एक रुपये में एक पिन बेच करके 1 लाख कमाया। इसके पास हेलीकॉप्टर है, ये भी स्टील, उसी स्टील का यूज किया, और इसने 50,000 करोड़ बेच दिया। तो क्या है, ये वैल्यू एडिशन का क्षेत्र है, इसमें मूल्यवर्धन भी होता है। अब आइए हम देखते हैं तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र प्लस द्वितीयक क्षेत्र को उत्पादन संबंधी सहायता देता है। कौन? तृतीयक जो क्षेत्र है, यानी जो टेरिटरी जो सेक्टर है वो प्राथमिक क्षेत्र और प्लस द्वितीयक क्षेत्र को उत्पादन यानी प्रोडक्शन के लिए क्या सहायता देता है। इसको हम तृतीयक क्षेत्र को क्या सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। और ये प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक ये क्या संयोजक का कार्य करता है, एक दूसरे के बीच क्या संयोजक का कार्य कर रहा है। इसके एग्जाम्पल जैसे हो गया बैंकिंग, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन हुए? बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, शिक्षा एजुकेशन हो गया, किसी वस्तु को स्टोर करना है, कॉल सेंटर हो गया, ये क्या है? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम एक थोड़ा सा एग्जाम्पल बनाएं, हम इसे थोड़ा समझेंगे। जैसे एक किसान है, कौन है? एक किसान है, इसने एक आम का बाग लगाया है, अभी चाहता है इसको हम बेच दें किसी को, लेकिन इसे अच्छा रेट नहीं मिल रहा है। अच्छा, जैसे तैसे मिला भी, हमारे पास फ्रूटी वाले का नंबर है, आप लीजिए, उसको कॉल कीजिए, उसे आम की ज़रूरत है। तो किसान क्या किया? फ्रूटी कंपनी को कॉल किया और उसे अपना आम बेच दिया। ठीक है, अभी बोलता है कि बेच दिया, फ्रूटी कंपनी वाला क्या ट्रक भेजा किसान के पास और आम चला आया। ये बोलता है मेरा पैसा कैसे आएगा? तो ये बोलता है आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, हम अकाउंट में आपके ट्रांसफ़र कर देंगे पैसे को। अच्छा ठीक है, ये भी हो गया, अकाउंट में ट्रांसफ़र पैसा हो गया। अब फ्रूटी कंपनी क्या है? फ्रूटी बनाया, आम से क्या उसने फ्रूटी बनाया और आगे कस्टमर को बेच दिया। तो यानी किसान का आम भी बिक गया, फ्रूटी वाले को, फ्रूटी कंपनी को आम चाहिए उसको भी मिल गया, कस्टमर को क्या भैया फ्रूटी चाहिए पीने के लिए, इसको भी मिल गया। तो जो किसान है जो ये आम पैदा किया, ये क्या है? ये प्राथमिक सेक्टर है। और जो फ्रूटी है ये द्वितीयक क्षेत्र है, विनिर्माण क्षेत्र। कौन है? द्वितीयक क्षेत्र। और ये जो काल हो गया, अकाउंट हो गया, ये जो ट्रक है, ये हमारा सर्विस सेक्टर हो गया। कौन सा से है? सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र हो गया, तृतीयक क्षेत्र इसको हम कहेंगे। ठीक, यानी ये क्या है? एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है, एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर क्या है? अर्थव्यवस्था। तो एक हमने अभी पीछे देखा था विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा क्या हो गया? विकासशील अर्थव्यवस्था, तीसरा हो गया अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था में क्या है? यहाँ पर दोहन मैक्सिमम होता है। दोहन, संसाधन का जो दोहन होता है क्या है? मैक्सिमम होता है। यहाँ पर जो आय होती है वो उच्च होती है। आय कितनी होती है? उच्च होती है। यहाँ की जो टेक्नोलॉजी होती है, यहाँ की जो टेक्नोलॉजी होती है वो एडवांस होती है। विकसित देश की, विकसित अर्थव्यवस्था में यानी विकसित देशों की जो अर्थ टेक्नोलॉजी होती है वो कैसी होती है? एडवांस होती है। और यहाँ पर द्वितीयक और तृतीयक यानी टेरिटरी द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान अधिक होता है। टेरिटरी और सर्विस सेक्टर का योगदान क्या है? अधिक होता है। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या? उत्तम कोटि का होता है। आधारभूत संरचना जो होता है उत्तम कोटि का होता है। ठीक है, उसका हम देखते हैं विकासशील, हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम अल्प विकसित अर्थव्यवस्था देखते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में ये विकसित अर्थव्यवस्था थी, ये अल्प विकसित है, विकासशील नहीं, अल्प विकसित है। यहाँ पर दोहन तो प्रारंभिक हुआ, दोहन क्या प्रारंभिक अवस्था में भी है। अब विकसित अर्थव्यवस्था में क्या था? एक मिनट, विकसित, हाँ अब देखिए, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में क्या? दोहन प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन विकसित अर्थव्यवस्था में क्या? दोहन क्या मैक्सिमम है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था यदि हम देखेंगे तो प्रति व्यक्ति आय क्या है? निम्न है। क्या है? निम्न। लेकिन विकसित अर्थव्यवस्था हम देखेंगे तो उच्च आय है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में जो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से पिछड़े होते हैं बहुत,
क्या है, पिछड़े होते हैं, लेकिन वहीं विकसित अर्थव्यवस्था में एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक होता है। किसका? प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक होता है, लेकिन विकसित अर्थव्यवस्था में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान अधिक होता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में देखेंगे तो आधारभूत संरचना यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत पुअर होता है, बहुत खराब होता है, लेकिन वहीं पर विकसित अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तम कोटि का होता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में गरीबी और बेरोजगारी की उच्च दर होती है। अब आता है विकासशील, तो आप विकासशील देख लेते हैं, तो देखते हैं इन दोनों के बीच की अवस्था होती है। इसका जो दोहन, विकासशील अर्थव्यवस्था में दोहन प्रारंभ तो हो चुका है, लेकिन अभी भी क्या संभावना और मौजूद है, अभी भी और भी दोहन करने की जो संभावना है वो मौजूद है। यहाँ पर आय अंतर्राष्ट्रीय मानक से कम है, लेकिन किससे? अंतर्राष्ट्रीय मानक से कम है, बहुत कम नहीं है, यानी इसकी अपेक्षा तो ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानक से देखा जाए तो कम है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी अभाव है, आधुनिक टेक्नोलॉजी का अभाव है, और औद्योगिकरण की अभी और क्या है, संभावनाएं होती हैं। आधारभूत संरचना के विस्तार की भी और संभावनाएं, यानी इसका अल्प विकसित हमने देखा था कि बहुत पुअर है, बहुत खराब है इंफ्रास्ट्रक्चर, वहीं विकसित अर्थव्यवस्था में उत्तम कोटि का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जो विकासशील अर्थव्यवस्था होती है उसमें अभी भी और क्या संभावना है,